बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम वो चीज़ें पेश करते हैं जो आपको आम वीडियोज़ में और आम चैनल पर नहीं मिलती। तो आज जनाब मैं एक मेहमान का जो है ना तारुफ कराता हूँ अभी, लेकिन मैं एक साथ ये भी कहूँगा, चलिए पहले मेहमान का तारुफ करा लेते हैं। जनाब, मेरे मेहमान हैं आज जमीर मकसूद साहब, जो कि बड़ी वेरी आउटस्पोकन इंसान हैं और इनका जम्मू कश्मीर की तारीख पर, इस हिस्ट्री पर बड़ी गहरी नज़र है उनकी। और साथ ही ये भी है कि ये यूकेपीएनपी के बड़े मशहूर लीडर हैं और यूकेपीएनपी की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हैं। जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि इनके जिनीवा में भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं लोगों के साथ, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं। इसके अलावा जो बेल्जियम में भी इनका जो है ना बड़ा अच्छा नेटवर्क है, और यूरोपियन पार्लियामेंट भी। जनाब जमीर मकसूद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ना ये चाहता हूँ पहले कि जमील साहब आप शायद इतराफ़ करें ना करें, मतलब ये मसला ये है, या इत्तेफाक करें ना करें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है। हमेशा कहते हैं हाँ अभी वक्त नहीं आया सच बोलने का। नतीजा ये होता है कि जो जो लोग हमें गलत तारीख पढ़ाते हैं, जो गलत रास्ते पर या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, हम उसके पीछे लगे रहते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, जब मैं कई साल पहले की बात है, जब मैं वीनस टीवी पर किया करता था प्रोग्राम, तो एक बुजुर्ग आदमी, उसको तो उनकी होगी उम्र 82 83 के लगभग होगी। तो मैं 7 6 7 8 साल यानी पीछे बले जाएं, तो मैंने उनको कहा भी आपके पास भी बहुत से हकायक हैं, तो वाई डोंट यू बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। तो कहते हैं मुझे अभी वक्त नहीं आया, जब मुनासिब वक्त पर बताऊंगा। मैंने कहा भी आपका 82 3 उम्र है आपकी, तो मुनासिब वक्त कब आएगा? तो पता नहीं आप पहले जाएंगे या मैं जाऊंगा, लेकिन फरिश्तों को उस उन हकायक से कोई दिलचस्पी नहीं है, वहां तो और सही। मसले होंगे। तो प्लीज जो भी बताना है अभी बता दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जमीर मकसूद साहब, जो कुछ आपको पता है, बगैर डर और खौफ के, ठीक है, बगैर किसी झिझक के आपने बताना है। हमारा मकसद हकायक पेश करना है, हमारा मकसद हकायक को तोड़ तोड़ मोड़ कर पेश नहीं करना। ठीक है जनाब, मैं आपसे जी ये जी कहता हूँ, आज हम बात करना चाहते हैं कि देखिए जी, 11 फरवरी गुजरा। 11 फरवरी पहले पहले भी होता आया है। जी जी। कहा जाता है कि मकबूल बाट शहीद कौमी, जम्मू कश्मीर के कौमी रहनुमा और बाबा कौम, बाबा खुद मुख्तारी, तो उनका जो है ना यानी उनको फांसी दी गई थी 11 फरवरी 1984 को न्यू दिल्ली तिहाड़ जेल में। तो क्या आपने भी किसी फंक्शन में हिस्सा लिया? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये सेकंड सीरीज है हमारी इस डिस्कशन की, और आज का जो टॉपिक है या जो पहला इनिशियल है वो है 11 फरवरी 1984 और भट्ट साहब को कौमी हीरो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तो लोगों को यह समझना है कि कौम होती क्या है और कौमी हीरो कैसे और किसे, ये टाइटल किसे अवार्ड किया जाता है और कैसे अवार्ड किया जाता है। तो बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 2011 की। मैं उस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर गया कोई 11-12 साल के बाद। तो बड़ी एक थी खलश के जो पुराने लोग हैं उनसे ये जाना जाए कि ये क्या वजह है कि 11 फरवरी का जो दिन है वो जम्मू में नहीं बनाया जाता, वो श्रीनगर में नहीं बनाया जाता, वो लद्दाख में नहीं बनाया जाता, इवन भट्ट साहब जहाँ पैदा हुए तोरेगाम में वो वहां नहीं बनाया जाता, लेकिन वो जफराबाद में, बाग में, मीरपुर में, रावलकोट में, और ये जो मगरबी जम्मू का जो हमारा इलाका है जिसे हम आजाद कश्मीर उर्फ आम में कहा जाता है, लेकिन है तो पाकिस्तान का मकबूजा इलाका, तो यहाँ बड़े जोरों शोर से बनाया जाता है। तो यही तजस्सुस लेके तो मैं बड़े एक यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल लाट है नेशनलिस्टों की, उनमें सबसे पुराने उम्र रसीदा जो सियासी रहनुमा है उनसे मिला, और मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आप जरा प्लीज मुझे सेटिस्फाई करें। तो वो कहने लगे कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि इस खित्ते में हमारे पास कोई हीरो नहीं था, और जिस वक्त ये 11 फरवरी का वाकया हुआ और भट्ट साहब हिंदुस्तान के हाथों जो है वो फांसी पे चढ़ा दिए गए, तो हमें एक हीरो मिल गया, और उसके बाद फिर उस हीरो को तराशा गया, यानी रीडिफाइन किया गया। एक तो
भट्ट साहब की अपनी पर्सनालिटी थी कि वो वहां से आए, पिशावर में रहे, साफत करते रहे, पढ़े, ये किया वो किया, माजरा शुमारी के साथ वाबस्ता हुए। माजरा शुमारी के अंदर फिर उन्होंने नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और फिर नेशनल लिबरेशन फ्रंट को उन्होंने किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज किया। जिमित साहब, मैं आपने आपसे रोकना चाहूंगा आपको। पहली बात जी यह है कि इस वक्त जो है ना 11 फरवरी जो है ना वादी कश्मीर में भी मनाया जाता है। एक बात तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इनको हीरो की जरूरत थी, तो इनको 11 फरवरी 1984 को इनको शहीद किया गया, फांसी दी गई। जी ठीक है, प्लीज। फांसी क्यों दी गई उस पर भी हमें बात करने की जरूरत है, वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन जी चलो जी 84 में कोई एहतजाज नहीं हुआ, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि वादी कश्मीर में किसी जगह कोई एहतजाज हुआ हो। मेरे जी नॉलेज में प्लीज। नहीं है कि 85 में कुछ हुआ हो, मेरे नॉलेज में नहीं है कि 86 में हुआ हो, मेरे नॉलेज में नहीं है कि 87 में हुआ हो, इवन मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि 88 में हुआ हो। 89 अच्छा। के बाद उनको याद आया कि ये कौमी हीरो है। जी जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उनको तराशा गया। जैसे हाँ, भट्ट साहब के साथ एक बयान वो किया जाता है, मुंसलिक किया जाता है, नथी किया जाता है कि मैं दुश्मन के असाब पर सवार रहूंगा, मैं दरियाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, हर जगह हम दुश्मन का पीछा। ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बरतानवी वजीर आजम चर्चिल का बयान है। अब चर्चिल के बयान को उठा के आपने भट्ट साहब के नाम के साथ छापना शुरू कर दिया है, तो कौन पढ़ेगा, कौन तहकीक करेगा कि ये किसने कहा था, वगैरह वगैरह। चलो, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि 11 फरवरी से पहले मैं आज बात कर रहा था अपने दोस्त से कि 5 फरवरी को जो यूम यकजहती बनाया जाता है, बेसिकली इसकी थोड़ी सी अगर हम अपने जो हमारे नाजरीन है उनको बता दें कि 5 फरवरी को पाकिस्तान यूम यकजहती बनाता क्यों है। हालांकि 5 फरवरी में ऐसा कोई वाकया खास नहीं हुआ श्रीनगर में या मुजफ्फराबाद में या गिलगित में या इंटरनेशनली यूएन के किसी प्लेटफॉर्म को लेके, सिक्योरिटी काउंसिल को लेके कोई ऐसी बात जिसको हम चलो पाकिस्तान सिंबलाइज कर सके कि अच्छा इस दिन की बड़ी खासियत। 5 फरवरी 1984 को बर्तानिया में जो रविंदर मात्रे का कत्ल किया गया था, वो बेसिकली 5 फरवरी को हुआ था, जिसके जवाब में 11 फरवरी को हुकूमत हिंद ने भट्ट साहब को लटका दिया, फांसी दे दी। तो अब जिस वाक़े के पसे मंजर में या जिस वाक़े के नतीजे में एक एक जम्मू कश्मीर के एक शहरी को फांसी दे दी गई, उस दिन को पाकिस्तान यौम यकजहती के तौर पे मनाता है। लेकिन कभी किसी ने ना तो इस बात पे डिबेट किया, ना डिस्कशन की, ना इस वाक़े को सामने लाया कि भाई 5 फरवरी 1984 को बर्मिंघम में रविंदर मात्रे का कत्ल हुआ था। बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान या बाकी जितनी भी सैनवाइसेस है वो इस वाक़े की मजम्मत करते हैं कि एक फॉरेन लैंड पर, एक दूसरी सरजमीन पर, एक दूसरे मुल्क के किसी सफारती एहलकार को आपने कत्ल किया, उसकी मजम्मत की जाती। आपने उसी दिन को टर्न कर दिया इनटू इनटू डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ताकि हकायक के ऊपर पर्दा पड़ा रहे। सच जब भी कोई बोलेगा तो वो फिर वो तो बात रांदा बात दरगाह हो तो जाएगा। और सिमिर साहब, जी बात थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, लेकिन आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि मैत्रे को कत्ल किया गया जो कि इंडियन डिप्लोमेट था, बर्मिंघम में तैनात था। ठीक है जी, जी उस प्लीज। पर बात हम करेंगे, वो बात करने की अशद जरूरत है इसकी। लेकिन एक बात में थोड़ी सी पीछे जाना, पहले सवाल तो ये था कि आपने किसी जगह शिरकत की है, तो वो आपने जवाब नहीं दिया, मुझे मैं दोबारा नहीं, अच्छा अच्छा, शिरकत के हवाले से मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताऊं। दूसरा सवाल भी सुन लेना। जी प्लीज। बात ये है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि मकबूल भट्ट ज़ाहिर है कि जब उधर गए दूसरी बार पेशावर से गए, वो पेशावर में रियासती वजीर थे, उनका ओरिजिनल तरीके गांव यानी बारामूला से था। ठीक है जी, उस पर जी हम बात प्लीज। करेंगे, वो देखेंगे वो यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर क्या किया, क्या वजह थी कि वो चले गए, सीज फायर क्रॉस करके गए। इन चीज़ों को हमने एनालाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन आई रिपीट, did you take part in any session or any seminar, any conference, any demonstration? No, no, not at all. And I understand कि एक demonstration वगैरह कोई ब्रसल्स में भी हुआ है। Yes, that happened, but majority of the people were pro-Pakistanis, and that was basically organized by the people who are closely associated with the embassy of Pakistan, and they manage all the people मेरी who are on उर्दू में बात asylum. करूँ यार, मुझसे अंग्रेजी थोड़ी सी निकल गई है मुंह में, मुझसे आप जी उर्दू में बात करें, इट्स मोर कंफर्टेबल। ठीक है जी। जी प्लीज, जी प्लीज।
अच्छा, तो यानी आप नहीं गए। और मुझे पता है कि कल मेरी भी किसी से एक दोस्त से बात हुई, तो उसका ताल्लुक भी यूरोप से है, तो जम्मू कश्मीर का ही है। तो जी मैंने कहा भी आप गए थे? उसने कहा हाँ जी, मुझे फोन तो आया था लेकिन मैं नहीं गया। अच्छा, तो आपके ना जाने की वजह क्या थी? सर, डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि भट्ट साहब की जो जो फांसी है बेसिकली, एक तो वो म्हात्रे के कत्ल के साथ एसोसिएटेड है, और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कत्ल किया म्हात्रे का, और जिन लोगों ने जिन उस कत्ल के नतीजे में जो भट्ट साहब को, उसके हवाले से जो हमारी जो पीओजेके की जो नेशनलिज्म है या जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने कोई ऐसा कमीशन नहीं बनाया कि वो इन हकायक का तज्जिया करके उन लोगों को कोई करारे वाकई सजा देते कि अच्छा, आपकी इस नादानी की वजह से, आपके इस गलत अमल की वजह से आपका एक आदमी जो है वो फांसी उसको दे दी गई। और फिर कुछ लोग अमानुल्लाह खान अपनी जिंदगी में कहते रहे, और ये बात रिकॉर्ड पर है, आप तो अच्छा, इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि हमें एक बंदे की कुर्बानी चाहिए, लिहाजा हमने कुर्बानी दे अगर दी। आप राजी थे तो इस पॉइंट को फिलहाल भी यहाँ पर रोक लेते हैं, क्योंकि इसको जी एनालाइज करेंगे ठीक तरीके से करना पड़ेगा फ्यूचर में जाकर। लेट्स गो बैक। यानी जी प्लीज। मैत्रेय का कत्ल होता है, क्यों होता है, उसकी वजूहत क्या है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। फिर इससे पहले भी ये जानना पड़ेगा कि चलो ये मकबूल भट्ट साहब वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर वो तशरीफ ले आए पेशावर में। ठीक है, यही बात जी है ना? जी अब जी ऐसा। भाई ज़ाहिर है कि बारामूला के रहने वाले थे वो। बारामूला शायद उनको पसंद नहीं होगा, या उनको कोई प्रॉब्लम होगी, या उनके साथ आई डोंट नो भाई क्या सलूक हुआ होगा, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ, शायद आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल होता है, कल मैं काफ़ी बहस करता रहा लोगों के साथ। जी मैंने कहा भी फर्ज किया कि बारामूला में उनको अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आई, जॉब अपॉर्चुनिटीज या अदरवाइज ठीक नहीं थे, शायद वो श्रीनगर चले जाते। लेकिन शायद श्रीनगर भी उनको शायद सूट नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने अगर नहीं था तो दिल्ली में बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, शायद दिल्ली जाना वो पसंद नहीं करते थे। शायद यहाँ पर 2 को 3 का भी कोई असर था। शायद वो बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो किसी और जगह चले जाते। इन्हें इंडिया में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। शायद उनको ये ऐसा लगा होगा कि मैं इस्लामी ममलकत पाकिस्तान में आ जाऊँ, तो वो वहाँ जी जी लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये होता है, अब जिस वक्त चाहे इनका सवाल जवाब दे सकते हैं। क्या जी प्लीज। आजाद कश्मीर के जो शहर हैं छोटे मोटे, जहाँ पर इतने लोग हम रहते हैं, शायद उनको यानी उनके मजाज के मुताबिक आजाद कश्मीर का शहरी होना शायद ठीक नहीं था, या आजाद कश्मीर में सेटल नहीं होना चाहते थे, आई डोंट नो। फिर वो कहाँ पर गए? वो पेशावर में गए, पाकिस्तान का एक शहर है। फिर वहां जी से जी मास्टर्स किया, यही बात है। जी जी प्लीज। जो कुछ मैंने अभी तक बयान किया है, इस पर अगर आप बयान देना चाहें तो कुछ करें वजात जी का। देखें, एक तो पेशावर में उनके कोई रिश्तेदार भी थे, और फिर पेशावर पहुंच के उन्होंने शादी भी की, और फिर उनकी बाकायदा फैमिली लाइफ वहां से शुरू हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ देखें, भट्ट साहब का जो सियासी सफर है वो शुरू होता है माजरा शुमारी के साथ। और माजरा शुमारी का जो क्याम है, मैं 2023 में जिस वक्त ये बात कर रहा हूँ एक तीसरी जनरेशन के नुमाइंदे के तौर पर, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके क्याम का जो जो मैथडोलॉजी अडॉप्ट की गई, मेरे नजदीक वो बहुत ही कमजोर और बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। वो ऑब्जेक्शनेबल है कि आप सुचितगढ़ से जाके वहां की मट्टी लेके आप हल्फ उठाते हैं, जबकि मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली बाग, मुजफ्फराबाद या ये इलाके, ये आपको रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से नजर नहीं आते। नंबर एक। नंबर दो जमीर नंबर दो जमीर मकसूद पता है क्या? मैं जी हमेशा जब बात करता हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि नाजरीन को समझ आएगी या नहीं। अब जी प्लीज। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, उसका लोग ना जानते हो। यानी ये जी मीटिंग कहाँ पर हुई, कहाँ पर? सियालकोट में हुई। सियालकोट कहाँ पर है? ये पाकिस्तान का एक शहर है। ठीक जी है। जी जी मीटिंग मीटिंग अरेंज कैसी हुई? अब क्वेश्चन ये आता है, यानी देखिए जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा जहन फतूरी जहन है, नहीं, इन्वेस्टिगेटिव माइंड है। जी आजकल प्लीज। एक यानी मोबाइल फोन है, हर तरीके से बात हो सकती है। एक मीटिंग, 5 आदमियों की एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कितने फोन करने पड़ते हैं? किसी को टाइम को सूट नहीं करता, किसी को दिन सूट नहीं करता। तो वहां पर कौन सा वो मैकेनिज्म था जिसने कराची से, पेशावर से, रावलाकोट से, कोटली से, मीरपुर से, बहुत से जगहों से लोगों को किसने कोऑर्डिनेट किया कि सारे के सारे सियालकोट में जमा हुए? पहला सवाल तो ये आता है। जी प्लीज। मैं सवाल ये करता हूँ, या मैं बिम्बर का रहने वाला हूँ, मेरी बिम्बर की मिट्टी को क्या प्रॉब्लम थी? चलो जी, ऐसा ही है। मीरपुर डिवीजन गांव में, मीरपुर की मिट्टी को क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा ही है। नजफाबाद की मिट्टी को क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल और यहाँ मैं हमेशा देखता हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी है उसका मकसद क्या होता है। ये मैं ये बिल्कुल। स्लोगन लगा तो मैं देखता हूँ उस स्लोगन के पीछे क्या है।
सुचीतगढ़ जो कोई उस सीज फायर लाइन के या LOC के उस पार है, उसको सीज फायर लाइन था। मतलब ये था मैसेज देने का कि ये लोग तो आजाद हैं, ये मिट्टी तो आजाद है, वो मिट्टी जो है ना जो इंडिया की साइड पर है वो गुलाम है, उस मिट्टी को उठा कर कहा गया कि मिट्टी मातृ वतन को आपको आजाद कराना आपने, आजाद करवाना है। एग्जैक्टली अगर मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ तो प्लीज मेक वेरी मच राइट, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और यही जो मेरा नुक्ता एतराज है वो भी यही है। और दूसरी बात यह है कि भट्ट साहब ने वैसे तो जो कुछ बयानबाजी अज़ाबाद शाया की गई या लिखी गई, जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि कुछ बयान कुछ इनकलाबी बयानात उनके साथ मंसूब कर दिए गए, लेकिन उन्होंने भी ये जो POJ के है पाकिस्तानी मकबूजा इलाके, यहाँ वो KH खुर्शीद साहब के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे। उन्होंने कोशिश की कि वो यहाँ जो है वो मेंबर असेंबली बन जाएं, लेकिन जिस वक्त अमली जिदोजहद की कोई बात आई तो उसके लिए उन्होंने जो इंतखाब किया वो उस इलाके का किया जो रिलेटिवली मोर ऑटोनोमस था, यानी जहां आर्टिकल 370 और 35A जैसे जो तारीखी कवानीन थे वो मौजूद थे, और वहां बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मौजूद थी वहां हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में। लेकिन मार कुटाई के लिए या मसल्ला जदोजहद के लिए, और फिर ये कहते हैं कि वो जब पहली दफा गए तो उनके साथ पेशावर के एक मेजर भी थे, मेजर औरंगजेब, यानी जिनको जिनको ये कहा गया कि वो गिलगित से थे। थोड़ा सा लेकिन जी साहब मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ। जी प्लीज। आपने ये कह दिया कि उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, ठीक मान लिया। जी अब जी मसला हमारा मसला ये बनता है कि आजाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो KH खुर्शीद साहब कहाँ पर रहते थे? वो भी लाहौर में ही रहते थे। लाहौर में रहते थे, जी जी फैसल के लिए आजाद कश्मीर में आते थे, ठीक जी 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 बिल्कुल। ठीक है। यानी इस लिहाज से तो फिर खालिद अंसारी साहब हैं, डंडे भी उन्होंने खाए, जेलें भी काटी, मीरपुर में रह करी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अमाउंटा खान भी जो है ना वो भी कहाँ पर थे, वहां पर पिंडी में सेटल रहे, ठीक है। कराची में उस जमाने में अमान साहब कराची। ठीक है, जब JKF बना सब कुछ हुआ, बरतानिया में बना, फिर वो यहाँ से बरतानिया बदर हुए और फिर उन्होंने वहां पर डेरा लगा लिया, ठीक है। कराची में नहीं, बाद में जहाँ से बदर होने, बरतानिया बदर होने के बाद वो रावलपिंडी रहे, ठीक है जी 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 वो आदमजी रोड पे वो शिफ्ट हो गए। सदर में बस में जी वहां से GHQ वो कहते हैं स्टोन थ्रो हुए पर ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये कहना चाहता हूँ कि महाजरा अशमारी आपने कहा जी बनी, उसके सदर कौन बने थे? इब्तदाई तौर पे तो अब्दुल खालिक अंसारी साहब, जिनका ताल्लुक मीरपुर से था, वही उसके सदर। कई किताबों के मुसन्नफ, बड़े जी वकील थे, जी माशाल्लाह, जी बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। और उन्होंने जब जम्मू में पढ़ते थे उस वक्त भी उन्होंने कश्मीर के नाम पर कमेटी बनाई थी स्टूडेंट्स की, वहाँ पर वो खुद मुख्तार कश्मीर की बात किया करते थे। और मकबूल भट्ट साहब उस वक्त ज़ाहिर है कि टीनेजर थे, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो सीनियर तरीन थे अब्दुल खालिक अंसारी अच्छा, साहब। अगर कहते हैं कि बाबा कौम, तो फिर अगर खुद मुख्तारी के तरीके से बात की जाए तो फिर खालिद अंसारी बाबा नहीं होने चाहिए? फिर क्या हरी सिंह जिसने हमें तशख़्ख़ुस दिया है वो बाबा नहीं होने चाहिए खुद मुख्तारी? क्या ख्याल है आपका? देखिए तशख़्ख़ुस का जहां तक ताल्लुक है वो तो गुलाब सिंह ने रियासत तश्कील की, बाबाए कौम और बाबाए रियासत तो गुलाब सिंह है। वो तो रियासत का बानी है, ठीक है जी। जी अब मेरा मतलब है कि हम जब तखल्लुस देते हैं वो क्या सिर्फ हमने मुसलमानों को तखल्लुस देने हैं, जिसने रियासत कायम की, जिन्होंने कायम रखी और जिसने हमें तशख़्ख़ुस दिया हरी सिंह ने, उनको हम जो है ना इसलिए इसलिए नजरअंदाज करते थे कि उनका मजहब हमसे मुख्तलिफ है। चलो इस बात को छोड़कर फिर आगे मैं आता हूँ इस बात की तरफ। चलो जी चलो ये प्लीज। माजरा शुमारी कायम होगी, इसके बारे में भी कुछ बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप रोशनी डालते हैं तो क्यों माजरा शुमारी की गई, यानी दूसरे उसमें माजरा शुमारी बनाने की वजूहत क्या थी? देखें माजरा शुमारी की जो जो तश्कील है बेसिकली वो तो शेख अब्दुल्ला साहब का जो पाकिस्तान का दौरा था उसके बाद उसकी तश्कील हुई, क्योंकि उस वक्त तक शेख साहब भी ये समझते थे कि शायद UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो 13 अगस्त की जो रेजोल्यूशन है उस पर शायद अमल हो जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो लौटा दिया जाए, इस बुनियाद पर कि अच्छा लोग क्या चाहते हैं। इसके बावजूद कि जो ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी थी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की, उनके मुत्तफिका और
आप ये कह लें कि गैर मुतनाज़ा उस वक़्त लीडर जो हैं वो शेख अब्दुल्ला साहब ही थे, जो बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की अक्सरियत को एन्जॉय कर रहे थे। रियासत जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो ज़फ़राबाद में भी थी, मीरपुर में भी थी, इन इलाकों में भी थी जो जो काटे गए। गिलगित में भी थी, गो के इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन थी। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू में थी, श्रीनगर में थी, लद्दाख के एरियाज़ में भी थी और बड़ी एक ज़बरदस्त। तो उन्होंने अय्यूब खान को ये कहा कि आप यहाँ कम से कम हमें एक ऐसी तंजीम बनाने की इजाजत दें जो हम कोऑर्डिनेट कर सकें। तो लीस्ट लीस्ट वो एक ऐसी तंजीम बना दी गई कि जो प्लेबिस्सिट के लिए काम करेगी। लेकिन आज़माबाद जो कुछ हुआ, माजरा शुमारी के वतन से जो कुछ निकला और फिर शेख अब्दुल्ला साहब का दौरा, चूंकि 65 में जिस वक्त लाल बहादुर शास्त्री हुए, वो फोत हो गए और फिर उनको दौरा अधूरा छोड़ के वापस जाना पड़ा नहीं नहीं, और फिर नहीं नहीं, वो दोबारा नहीं आ पाए पाकिस्तान की तरफ। नेहरू साहब फोत हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं। जी जी जी, सॉरी, नेहरू साहब। तो अच्छा, उनको अधूरा अपना दौरा अधूरा छोड़ के जाना पड़ा और फिर बाद में फिर ऐसे ऐसे सूरत हाल पैदा हो गई कि वो इस तरफ नहीं आ सके और यहाँ से भी कोई काबिल कदर रहनुमा जो है वो नहीं उभर सका। ये बात रहे। जो आपने बात की है उसको जरा इस तरह से देखते हैं कि अब कहा जाता है कि माजरा शुमारी के क़याम और शेख अब्दुल्ला की विजिट का आपस में बड़ा गहरा तल्लुक है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं पहले बात कर रहा था, आपसे पूछ रहा था, जी आपने जी बात नहीं फरमाई, भाई वो कौन सा मैकेनिज्म था जिसने उन दिनों टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वो कौन सा मैकेनिज्म था जिसने सब चीजों को कोऑर्डिनेट करके सियालकोट में लेकर के? वो आप ये कह सकते हैं कि रावलपिंडी का, जिसको आजकल उर्फे आम में गेट नंबर 4 कहा जाता है और बड़ा अच्छा मशहूर है। अच्छा। तो गेट नंबर 4 के अलावा कौन इस सारी सारी तंजीम को या सारी मीटिंग्स को या सारी गैदरिंग को कोऑर्डिनेट कर सकता था? ये तो पाकिस्तानी फौज ही थी जो ये सारे काम कर रही थी उस वक़्त। अच्छा, एक बात और याद मुझे आती है भी, इस माजरा शुमारी का नाम क्या था, इसका पूरा नाम क्या था? जम्मू कश्मीर महाज़ आज़ादी। नहीं नहीं, माजरा शुमारी बराए ज़ात कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, जी, ये जी, जी, इस आर्टिकल, ठीक है। जी, दूसरे लफ्जों में अगर जो थोड़ी सी मेरी अकल है या थोड़ा सा नॉलेज है उसके मुताबिक इसका जी, दायरा बिल इख्तियार आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान था, यही बात है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं यहाँ पर अक्सर होता है कि सवाल किया जाए तो उस सवाल का जवाब तलाश किया जाता है, हमारे यहाँ सवाल करने वाले पर इल्जाम लग जाते हैं या उसको उठा लिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा, ऐसे ही है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, फिर उस माजरा शुमारी जिसका दायरा इख्तियार सिर्फ आजाद कश्मीर और गिलगित गिलगित बल्तिस्तान था, उसके वतन से नेशनल लिबरेशन फ्रंट कैसे कैसे वजूद में आ गई, जिसके बानी जिसके बानी मकबूल भट्ट साहब और मामूला खान साहब और चंद एक और लोग थे। और जो उस वक्त की तंजीम ये माजरा शुमारी के सदर थे, वो बड़े अच्छे, बहुत ही नफीस इंसान थे, खालिद अंसारी साहब, उनको पता भी नहीं था। जी, उसके बारे में तो कहा जाता है कि जो माज़ की जो सेंट्रल कमेटी थी, माज़रा शुमारी की, उन्होंने तो ऐसे किसी प्रोग्राम की या ऐसे किसी मुसल्लह तंज़ीम की इजाज़त नहीं दी, अप्रूव नहीं किया। लेकिन ये बाला-बाला, चूँकि फ़ौज का अपना एक प्रोग्राम था, वो उनके साथ थे, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो किसी पार्टी के सेंट्रल कमेटी से उसकी मंज़ूरी लेते या उसको बाज़ाब्ता तौर पे, चूँकि प्रॉक्सीज़ तो राइट राइट फ्रॉम 1947 इनका तो एजेंडा ही प्रॉक्सीज़ पालना, चलाना, इस्तेमाल करना था। तो ये भी एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किए गए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। यानी माजरा शुमारी का दार इख्तियार सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान और पीसफुल स्ट्रगल, जी, मिलिटेंसी बिल्कुल। में कोई अमल दखल नहीं था। फिर यहाँ पर एक ख्याल होता है, ये बात आती है कि मिलिटेंसी का जो एलिमेंट है ये कहाँ से आ गया, किसने दाखिल किया? वो ये बगैर, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। पहली बात तो क्लियर बात है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और जो ऐसा ही। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जमातों की, उसके खिलाफ वर्जी है या नहीं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये कौन से वो लोग थे जिन्होंने उनको इन लोगों को कॉल किया, 3-4 लोगों को, कि आप एनएलएफ बनाएं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनी, फिर ये लोग इन्हें बंदूकें लेकर उस पार गए, यही बात है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एनएलएफ बनाने वाले जो थे वो तो आप ये कह लें कि भट्ट साहब भी थे और उसमें अमानुल्लाह खान साहब भी थे और एक और अमानुल्लाह खान साहब थे, मेजर अमानुल्लाह, जिनका ताल्लुक गिलगित से था अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड। और फिर सिविल कपड़ों में, जिसको आप कहते हैं कि यानी हिडन फोर्स के तौर पे पाकिस्तानी फौज के जो कमांडोज थे और लोग भी थे, वो इनके साथ शामिल थे सारे। और ये तो अब बातें सारी
एक्सपोज हो चुकी हैं इस शहर में, कि जिसको औरंगजेब गिलगिती कहा जाता है। बेसिकली वो केपीके से थे और वो पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर थे जो इनके साथ इस सारे ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पार जाना, ये करना, वो करना, इस सारे अमल में वो शामिल थे। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। भाई कितने आदमी गए थे जो पहली बार लेकर गए बुलवर साहब, जो कहने को आप मुझे जी गालियां मैं पूरी उम्र खाता आया हूँ, अभी खा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि लेट्स लोगों को एजुकेट किया जाए कि फैक्ट्स क्या है, छुपाने का कोई फायदा नहीं है, कल पता नहीं मेरी जिंदगी होगी या नहीं होगी। अब यहाँ जी पर बात क्या होता है, पहली बात है कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई, दायरा इख्तियार ये था गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जी बिल्कुल एलिमेंट ऑफ मिलिटेंसी शामिल ही नहीं था, ठीक। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो कभी बंदूक चलाई नहीं है। हाँ सही है। अब उन ये जो लोग थे, कितने लोग गए थे उनके साथ, भट्ट साहब के साथ? ये इब्तदाई तौर पे कोई 4-6 नहीं लोगों नहीं के नाम नहीं, इतने ज्यादा दिए नहीं जाते। थे, इतने ज्यादा नहीं थे। 4 लोग थे या 3 थे, इतने ही तीन थे, इससे ज्यादा नहीं थे। तीन लोग थे, 3 लोग थे। 3 लोग थे मसला जी। ये है कि अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जिसका आप बात कर रहे हैं कि औरंगजेब साहब, इसके बारे में मैं ये इतराफ करता हूँ कि ये तहकीक मेरी नहीं है। हमें बताया गया था ये इनका ताल्लुक गिलगित से, हम यही समझते थे कि ये औरंगजेब गिलगिती हैं। जी जी लेकिन अभी गिलगित के ही एक आदमी ने मुझे ब्रीफ किया और काफी लंबी चौड़ी बात हुई है इन दिनों। जी जी एक उन्होंने पूरी ये बात बताई है कि इन यानी जहांगीर साहब, एक यानी औरंगजेब साहब और मकबूल बाट की मुलाकात जो अरेंजमेंट होती है, ये जहांगीर खान साहब एक असला डीलर थे पेशावर के। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ। अच्छा, उनके साथ उन्होंने मुलाकात का अरेंज किया था। जहांगीर साहब का गिलगित के साथ कोई तल्लुक नहीं था उनका। बिल्कुल ऐसा। इतना तल्लुक बनता, सिर्फ इतना बनता है कि वो ठेकेदार थे और उनको ठेका मिला था अस्तूर में, ठीक है, जी सड़क बनाने का। जी सड़क जी बनाई है उन्होंने छोटी मोटी। अच्छा, उन्होंने मुलाकात का एहतमाम किया। फिर जो एक दूसरे थे सरदार काला खान, सरदार वजार का आर्मी का होता, वो भी पाकिस्तान आर्मी का था, और जी जी उनका भी पाकिस्तानी थे। मेजर माउंटा खान जो थे वो भी आर्मी के थे, मेजर थे। जी जी अब उस क्वेश्चन ये आता है कि सारा लॉट अगर जो था, इनकी ट्रेनिंग भी मुझे पता चला, मैंने उसका तयन कराया, पता किया, मनसरा के जंगलों में हुई है, ठीक है। जी जी अब मुझे है कि जो जाने वाले थे, वो जो अरेंजमेंट करने वाले थे, तो फिर क्या भी वो पाकिस्तानी थे, तो बाकी रह जाते हैं हमारे मोहतरम मकबूल भट्ट साहब। क्या ये हो सकता है कि जो टीम के लीडर हों वो तो उनके साथ ना मिले हों, लेकिन बाकी लोग मिले हों? क्या इज दैट अ पॉसिबिलिटी? नहीं सर, देखे ना, एक पूरा प्रोग्राम होता है ना, आपका पूरा एक एक हर चीज एक प्रोग्राम के तहत चलती है। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम के तहत गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, बाकी दुनिया भर की जो पॉलिसी है वो एक प्रोग्राम के तहत चलती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि एक आदमी को आप वो सफाई या क्लीन चिट दे दे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल साफ सुथरा है, और दूसरे जो है वो, तो ये पूरा प्रोग्राम था पाकिस्तानी फौज का, जो 47 में नाकाम हुआ, ऑपरेशन गुलमर्ग और ऑपरेशन दत्ता खेल जिसको कहा जाता है। और फिर उसके बाद उन्होंने दीगर जो ऑपरेशन शुरू किए, मसलन ऑपरेशन जिब्राल्टर है, ऑपरेशन टपैक है, ऑपरेशन कोपैमा है। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर के इर्द गिर्द की कहानी है, जिसके नतीजे में 65 की लड़ाई हो गई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। और वो यही थी कि आपने गोरिल्ले दाखिल करने हैं, हिंदुस्तान के लोग तैयार हैं। जो जिब्राल्टर है ना, इसका इस पर भी बड़ी बात, लंबी बात हो सकती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान आर्मी का किया हुआ था। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जिब्राल्टर जी की नाकामी के बाद पाकिस्तानियों ने जी ये ख्याल किया कि बजाय इसके कि डायरेक्ट पंगा लिया जाए, उन्होंने कहा कि हम लोगों को भेजते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अब आपने प्रैक्टिस तैयार करनी है। चूंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, मैं आपसे कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप इस जी पर प्लीज। तैयार रहे। जो गए थे, क्या उनको गिलगित बल्तिस्तान की गुलामी नजर नहीं आई? सर, उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में FCR चल रहा था, जिसको क्या कहते हैं फ्रंटियर फ्रंटियर राज, क्राइम। एफसीआर क्या होता है, जो ब्रिटिश राज का दिया हुआ था एफसीआर। यस, ब्रिटिश राज ने जो सरहदी इलाका जाते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करके एक बदनाम जमाना लॉ को इन्फोर्स किया था, जिसको FCR कहा जाता है, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। ये अगले अगले हफ्ते के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए है। यानी कि मैं जी सिर्फ प्लीज। सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे जितनी मर्जी गालियां दे लें, क्या जाने वालों को ये नजर नहीं आया था कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की क्या हालत है? इतनी पसमानदगी थी, इतने हालात खराब थे कि तस्वर नहीं किया जा सकता। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान पूरी रियासत के सबसे पसमानदा इलाके हैं वो,
बिल्कुल ऐसा ही। उनको आजाद कश्मीर में किसी तरह की गुलामी नजर नहीं आई। क्या वो उन लोगों को आजाद करना चाहते थे कि जो हमसे 10 गुना बेहतर थे उस वक्त भी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब ये सवाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, आप इसको मजीद तहकीक कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि वो कैसे सीज फायर लाइन उन्होंने कैसे क्रॉस की, कौन सा क्या घोड़े पर बैठ कर गए थे सीज फायर लाइन तक, पैदल गए थे या कोई गाड़ी थी, ये अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, मुझे तो पता है कैसे गए थे। जी जी। नाजरीन, आपने हमारी बातचीत सुनी, कुछ बातें तल्ख होंगी, मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों को नापसंद होंगी, लेकिन जब मैं बात करता हूँ, जब जमीर मकसूद बात करते हैं, हम इस लिहाज से बात नहीं करते कि डर करके लोगों उन्हें गालियाँ देनी है, गालियाँ देनी है उन्होंने वो देनी है, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने सवाल उठाए हैं, हमने कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। मैं जमीर साहब से सवाल मांग रहा हूँ, ये नहीं जवाब मांग रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, हम लोगों को एजुकेट करने का ठेका लिया हुआ हमने। और मतलब ये कहने का ठीक मतलब ये है कि वी आर डिटरमिन्ड कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और अभी भी लगाया जा रहा है। और हमारे जो कुछ जानने वाले कहते हैं जी जब मुनासिब वक्त आएगा, मुनासिब वक्त उस वक्त आएगा जब फरिश्ता यहाँ से पकड़ेगा आकर। नहीं, दिस इज द टाइम टू स्पीक, दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप एंड बी कॉम्पिटेंट। ये क्या बात हुई कि कितने लोगों को 47 से लेकर मरवा दिया हमने, ठीक है, और अभी तक पता नहीं लग रहा कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, कहाँ जाकर स्ट्रगल करनी है और कैसे स्ट्रगल करनी है ये पता नहीं है। We can't leave it like that. We have to speak our minds. I leave it at that. मेरी तरफ से अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं मालूम करता हूँ। I leave it at that. हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, look after yourself. And जल्दी मैं जमीर साहब से दरख्वास्त करूँगा, हमारी दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, look after yourself. बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफिज, थैंक यू।